आता था। तो क्या अभी जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ नहीं उतरी थी क्या? नहीं, कहाँ उतरी थी सर, वो तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ, जिस तरह से होना चाहिए था, वो शायद नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो नहीं उतरी तो कसूर किसका है इसमें? राहुल गांधी का कसूर है, उदित राय का कसूर है, या फिर बीजेपी का कसूर है? ना बने। देखिए नीलम जी, ये जो समय चल रहा है, ये अब बहुजन समाज पार्टी के लिए वो वाली राजनीति करने का समय नहीं है कि बहन जी के बगैर किसी की राजनीति नहीं चलेगी। अब तो है कि बहन जी की राजनीति चलनी चाहिए, बहन जी सत्ता आनी चाहिए, बहन जी ही प्रधानमंत्री होनी चाहिए। ये समय वो चल रहा है। ये जो शुरुआती दौर होता है किसी भी पार्टी के लिए, उसमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बातें कही जाती है कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी का मतलब आपको समझना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हम सरकार बनाने का दम नहीं रखते हैं। हमारे अंदर ये हैसियत नहीं है कि हम सरकार बना सकें, लेकिन हम किसी और की सरकार नहीं बनने देंगे, ये ताकत हमारे पास है। तो ये मुझे लगता है कि काफी लंबा समय हो चुका है। अब पार्टी को जो है जनता के बीच में अपना इतना विश्वास हासिल कर लेना चाहिए था कि वो खुद जो है ये कहे कि अब हम ही सत्ता में आएंगे, अब हम ही राजनीति करेंगे, हम ही प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन सर 2027 के लिए तो तो दोनों ही नेता जो है मुझे इस मामले में अपरिपक्व दिखाई दे रहे हैं। और मैं तो यही चाहूंगा कि जनता जो है असली और नकली की पहचान करना सीखे। और मैं गारंटी देता हूं कि ये असली और नकली की पहचान करना जो है इतना मुश्किल काम नहीं है। और मैंने अब तक जो है जिस जिस नेता के बारे में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं, जाकर देख सकते हैं। कोई भी नेता का वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैंने लगभग हर एक नेता के ऊपर जो है कमेंट किया है, भोजन नेता के ऊपर, कि जिसको आप अपना नेता मान रहे हो, जिसको आप अपने धर्म के क्षेत्र में नेता मान रहे हो, जिसका राजनीतिक क्षेत्र में नेता मान रहे हो, सामाजिक क्षेत्र में नेता मान रहे हो, उस नेता की दिशा क्या है और उसका जो है परिणति उसकी कहाँ पर होने वाली है। मैंने एक एक बात बताई है। आप ज्योतिषी हो गए हैं सर। हाँ? नहीं, ज्योतिषी क्या, ये तो जो कार्य कर रहा है, जिस दिशा में कार्य कर रहा है, तो उसका परिणाम साफ दिखाई देने लगता है। मैंने वही बातें की हैं और वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं लोगों के। जिस सर एक बात प्रकार और से जानना साहब मान्यवर कांशीराम जी ने देखा कि आरपीआई के लोग ये कहने लगे थे कि अंबेडकर और फूले की विचारधारा से अब हम एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं, उसी प्रकार से अब जो ये जो लोग है, तमाम लोग जो है, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे वो डॉक्टर उदित राज हो, चाहे वो डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो, चाहे रतनलाल हो, चाहे और भी तमाम जो फेरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है, जी। जो लोग समाज के बीच में आते हैं, मंच पर बड़े बड़े भाषण देते हैं और लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि बस यही है हमारा मसीहा, ये हमारे दुख दर्द की बात कर रहा है, ये हमारे दुख दर्द को दूर करेगा, ये ईवीएम को हटाएगा, ये आरक्षण बचाएगा, ये जो है संविधान बचाएगा, ये लोकतंत्र बचाएगा। इस प्रकार से जो है जनता उसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन जनता जो है, क्योंकि जनता है, अगर जनता दूरदृष्टा हो तो फिर बात ही क्या है। तो इसीलिए जो है जनता इन लोगों के बहकावे में लगातार आ रही है। जनता को आज चाहिए कि वो कभी भी किसी पर विश्वास लाने से पहले इस बात की जांच जरूर कर ले कि ये व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है या ये व्यक्ति समाज के लिए काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक तीखी बहस छिड़ी हुई है और वो बहस छिड़ने का जो कारण है वो है डॉक्टर उदित राज। जी हां, कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर उदित राज ने बहन कुमारी मायावती को लेकर एक ऐसा विवादित स्टेटमेंट दिया है जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के तमाम छोटे पदाधिकारियों से लेकर बड़े पदाधिकारियों तक कहीं ना कहीं जो उनकी प्रतिक्रिया वो तेज हो गई है और वो भी अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से यहाँ तक कि ट्वीट पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीजें और तरह तरह की बातें उदित राज को लेकर लिख रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि डॉक्टर उदित राज ने आखिर बहन कुमारी मायावती के लिए क्या बोल दिया कि जिसको लेकर बसपा पार्टी के तमाम कार्यकर्ता या तमाम जो समर्थक हैं वो उदित राज के विरोध में उतर आए और यहाँ तक कि सड़कों पर भी हमने देखा कि आंदोलन हुए और डॉक्टर उदित राज मुर्दाबाद के नारे लगे। साथियों, डॉक्टर उदित राज ने अभी 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि आज जिस तरह से जो लोग सामाजिक आंदोलन का गला घोट रहे हैं, उदाहरण के तौर पर उन्होंने बहन कुमारी मायावती का नाम लिया कि उन्होंने जो सामाजिक आंदोलन है उसका गला घोट दिया और अब वक्त आ गया है कि उनका भी गला घोट दिया जाए। समाज की बहन बेटियों के साथ इस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं किस हद तक ले जाता है और क्या अपने आप में परिलक्षित करता है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है। उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि इस स्टेटमेंट को लेकर वो क्या सोचते हैं। स्वागत है एनबी न्यूज में। जय भीम नमोध्याय नीलम जी। सर, डॉक्टर उदित राज ने जो स्टेटमेंट दिया बहन कुमारी मायावती को लेकर उससे क्या सोचते हैं? देखिए, उदित राज जो है एक सामाजिक व्यक्ति नहीं है, एक राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का लोभी व्यक्ति है। इसका उद्देश्य केवल और केवल जो है अपने आप को येन केन प्रकारेण सत्ता पक्ष में रखना। इन्होंने एमपी बनने के लिए बीजेपी समझौता किया
और बीजेपी से समझौता ही नहीं किया, बल्कि बीजेपी के सामने अपने तमाम संगठनों का जो विलय कर दिया। जी। तो इस तरह से हम इनकी जो कार्यशैली है उसको देख सकते हैं, क्योंकि आईआरएस अधिकारी रहे हैं, और अधिकारी रहे हैं तो इनको जो है, जो जमीनी स्तर पर एक कार्यकर्ता कार्य करता है तो उससे तो परहेज है, वो तो कार्य करेंगे नहीं। अब सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि मायावती ने जो है, जो दलितों की राजनीति है उस पर कुंडली मार ली है, और कुंडली मारकर बैठ गई है, और किसी को जो है वहां पर मौका नहीं देती है। ये इनकी जो है एक हताशा का जो है कारण है। तो हताशा जो है इनकी देखी जा रही है, चलिए मान लेते हैं कि मायावती जो है दलितों की राजनीति पर कुंडली मारकर बैठ गई है, लेकिन आप तो जो है आईआरएस अधिकारी रहे हैं, आपके पास धन की तो कोई कमी नहीं है, आप अभी भी जो है रिटायरमेंट की जो है पेंशन भी ले रहे होंगे, सारी सुख सुविधाएं आपको मिल रही होंगी। सांसद की पेंशन भी मिल रही है जी, सर। तो अब आपको जो है, मुझे लगता है कि राजनीतिक सत्ता का लोभ नहीं होना चाहिए। और अगर आपको जो है वास्तव में समाज के लिए राजनीतिक सत्ता चाहिए होती, तो फिर आप किसी पार्टी का मुंह नहीं देखते। आप कभी जो है बीजेपी का मुंह देखते हो, कभी कांग्रेस का मुंह देखते हो। तो इसका मतलब ये है, ना तो आप सामाजिक रूप से और ना ही आप राजनीतिक रूप से समाज के लिए कोई काम कर रहे हैं। जब आप ना तो राजनीतिक रूप से और ना ही सामाजिक रूप से समाज के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो आपको जो है समाज के ऊपर, समाज के लिए काम करने वाले लोग या समाज के लिए पार्टी चलाने वाले लोग, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सर कटाक्ष भी तो देखिए ना बहन कुमारी मायावती के ऊपर कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उनका शासनकाल उस समय देखने को मिलता था, और आज भी कहीं न कहीं उनके शासनकाल में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी तूती बोलती है। और सबसे ज़्यादा जो, अगर मैं विश्वविद्यालय की बात करूँ या मेडिकल कॉलेज की बात करूँ या स्कूलों की बात करूँ या जो बहुजन समाज से आने वाला तबका था उसके नौकरियों की बात करूँ, उन्होंने जितने बड़े स्तर पर बहुजन समाज के लोगों का विकास किया है, शायद आज तक किसी ने भी नहीं किया है। लेकिन उसी महिला के खिलाफ इस तरह से अनगरल टिप्पणी करना और उसके बाद भी स्टेटमेंट दे रहे कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। नहीं, टिप्पणी किसी के खिलाफ की है, यह विषय नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि क्या उस व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी करने का कोई अधिकार प्राप्त है? जिस व्यक्ति ने समाज से धोखा किया, वो समाज के ऊपर, समाज के लिए कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने संविधान का अध्ययन ही नहीं करा, जिसने संविधान को पढ़ा ही नहीं, तो क्या उस व्यक्ति को संविधान के ऊपर किसी भी प्रकार कोई टिप्पणी करने का अधिकार है? तो उत्तर यही है कि उसको किसी भी प्रकार से संविधान के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसी तरह से उदित राज ने कभी भी समाज के दुख दर्द को समझा ही नहीं। उस दुख दर्द को केवल और केवल अपने आप को एमएलए, एमपी बनाने के लिए समाज के दुख दर्द का प्रयोग करता आया है। मैं लगातार जो है जनता के बीच में जाकर ये बात रखने का प्रयास करता हूँ कि जिस प्रकार से साहब मान्यवर कांशीराम जी ने देखा कि आरपीआई के लोग ये कहने लगे थे कि अंबेडकर और फूले की विचारधारा से अब हम एमएलए, एमपी नहीं बन सकते हैं, उसी प्रकार से साहब अब जो ये जो लोग है, तमाम लोग जो है, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे वो डॉक्टर उदित राज हो, चाहे वो डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो, चाहे रतनलाल हो, चाहे और भी तमाम जो फेहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है, जी। जो लोग समाज के बीच में आते हैं, मंच पर बड़े-बड़े भाषण देते हैं, और लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि बस यही है हमारा मसीहा, ये हमारे दुख दर्द की बात कर रहा है, ये हमारे दुख दर्द को दूर करेगा, ये ईवीएम को हटाएगा, ये आरक्षण बचाएगा, ये जो है संविधान बचाएगा, ये लोकतंत्र बचाएगा। इस प्रकार से जो है जनता उसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन जनता जो है, क्योंकि जनता है, जनता मासूम है, जनता जो है दूरदृष्टा नहीं है। अगर जनता दूरदृष्टा हो तो फिर बात ही क्या है? तो इसीलिए जो है जनता इन लोगों के बहकावे में लगातार आ रही है। जनता को आज चाहिए कि वो कभी भी किसी पर विश्वास लाने से पहले इस बात की जांच जरूर कर ले कि ये व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है या ये व्यक्ति समाज के लिए काम कर रहा लेकिन है। सर जनता कैसे जांच करे, क्योंकि वो तो लगातार बेचारी ठगी जाती है। कभी ईवीएम के नाम पे कोई आकर ठग लेता है, कोई यूनिवर्सिटी के उसमें प्रोटेस्ट में आकर ठग लेता है, कोई किसी तरह से ठग लेता है, कोई समाज के नाम पे, कोई बुद्धिज्म के नाम पर। मतलब कहीं ना कहीं एक ठगी मची हुई है समाज में। और इसी कड़ी में जिस तरह से आकाश आनंद जी ने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने खासकर उत्तर प्रदेश सरकार को साफ साफ अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के अंदर उदित राज को अरेस्ट किया जाए, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो उस पर ही पलटवार करते हुए अभी डॉक्टर उदित राज कल फिर लिख रहे हैं, मतलब वो बाज नहीं आए हैं। तो जब वो अरेस्ट नहीं हुए और एफआईआर नहीं हुई, तो वो कहते हैं कि अब मैं चैलेंज देता हूं, अगर 24 घंटे के अंदर मेरे ऊपर एफआईआर नहीं होती है तो मैं मायावती और आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। तो सर क्या लग रहा है कि ये कैसी बुद्धिमत्ता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना? देखिए, जो उदित राज ने कमेंट किया, उसको उस पर शर्म आनी चाहिए। उसको शर्म इस बात के लिए आनी चाहिए कि उसने समाज के लिए कोई काम नहीं किया।
समाज को यूज करने का काम किया है, समाज के दुख दर्द का इस्तेमाल करने का काम किया है। पहली बात तो उसको शर्म आनी चाहिए। फिर दूसरी बात, आकाश आनंद को भी इतना उतावलापन जो है इसमें नहीं दिखाई देना चाहिए था। उसको जो है इस कमेंट को एक आलोचना के जरिए लेना चाहिए था। उसको जो है समाज को ये बताना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है समाज के हित में कभी रहा ही नहीं है, समाज के खिलाफ रहा है, तो इसकी बात पर किसी प्रकार से गौर ना फरमाए। आकाश आनंद को ये टिप्पणी का उत्तर देने की क्या आवश्यकता थी? तो दोनों ही नेता जो है मुझे इस मामले में अपरिपक्व दिखाई दे रहे हैं। और मैं तो यही चाहूंगा कि जनता जो है असली और नकली की पहचान करना सीखे। और मैं गारंटी देता हूं कि ये असली और नकली की पहचान करना जो है इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जनता जनता है, जनता मासूम है। और मैं किसी भी आप जो है ऐसे दलित नेता को या जो भी जो बहुजन समाज है उसका नेतृत्व करने का दावा करने वाले लोग हैं, उनमें से किसी को भी आप बता दीजिए कि सर इसकी जांच करके बताइए। मैं उसकी कार्यशैली और अब तक के कार्यों के आधार पर, उसकी जीवन शैली के आधार पर आपको ये बता दूंगा कि ये नेता जो है किस दिशा में जा रहा है। और मैंने अब तक जो है जिस जिस नेता के बारे में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं, जाकर देख सकते हैं। कोई भी नेता का वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैंने लगभग हर एक नेता के ऊपर जो है कमेंट किया है, बहुजन नेता के ऊपर, कि जिसको आप अपना नेता मान रहे हो, जिसको आप अपने धर्म के क्षेत्र में नेता मान रहे हो, जिसका राजनीतिक क्षेत्र में नेता मान रहे हो, सामाजिक क्षेत्र में नेता मान रहे हो, उस नेता की दिशा क्या है और उसका जो है परिणति उसकी कहाँ पर होने वाली है। मैंने एक एक बात बताई है। आप ज्योतिषी हो गए हैं सर? नहीं, ज्योतिषी क्या है, ये तो जो कार्य कर रहा है, जिस दिशा में कार्य कर रहा है, तो उसका परिणाम साफ दिखाई देने लगता है। मैंने वही बातें की हैं और वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं लोगों के। सर एक बात और जानना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर उदित राज के साथ में जो 2-4 लोग बैठे हैं, उन्हीं के साइड में एक व्यक्ति बैठा है जो कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी में था और एडवोकेट है पेशे से। और जब उनको टिकट दिया गया, वो अपना नामांकन दाखिल कर कर आए और बहुत सारी त्रुटियां उन्होंने अपने नामांकन में की। और अगले दिन जो 11 बजे तक का स्क्रूटनी का टाइम था, उनको समय भी दिया गया कि एफिडेविट लगाकर आप पूरा का पूरा इसको फिल कर दीजिए। लेकिन वहां पर हमने देखा सर, ना तो वो जो चुनाव आयोग का कार्यालय वहां पर गए, ना ही उन्होंने एफिड दिया। और जो उत्तर पश्चिमी लोकसभा है, जहां पे कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी लड़ना चाहिए था, वो सीट खाली गई। और अब वही व्यक्ति डॉक्टर उदित राज के बगल में बैठा, उनके समर्थन में बैठा। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, अब इस पर मैं कहूंगा तो फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा और दोनों ही पक्षों के लोगों को बुरा लगेगा। उदित राज तो गद्दार है ही समाज का, इस बात में कोई दो राय नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूँ। क्योंकि उदित राज ने जो है पूरी प्लानिंग के साथ में सतीश सांसी को जो है बहुजन समाज पार्टी कार्यालय भेजा टिकट लेने के लिए। और वहां पर जो है टिकट ऐसे तो मिल नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी थे उस समय जिन्होंने टिकट दी, वो उसको टिकट क्यों देंगे? अब जबकि रात के 12 बजे तक जो है नीलम बौद्ध को टिकट दे रहे हैं, कि नीलम बौद्ध को आश्वस्त करके भेज रहे हैं कि कल आप बैठे रहे। जी कल आपको जो है पार्टी का जो सिंबल मिल जाएगा और कल आप जो नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और कल सुबह जब बात होती है तो फिर वो कहते हैं कि देखिए जी, आप तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपका पैसा नहीं है, इसीलिए जो है आपका नुकसान ना हो और ये ना हो और वो ना हो, इसीलिए जो है टिकट आपको नहीं दिया जा रहा है। और टिकट जो है सतीश सांसी को दे दिया जाता है। सतीश सांसी जो कि उदित राज का आदमी है, उदित राज जो अंतिम समय तक जो है भारतीय जनता पार्टी से इस उम्मीद में लगा हुआ है कि वो उसको टिकट देगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है उसको अंतिम समय तक लटकाए रखती है, क्योंकि वो जानती है कि ये पलटीबाज है, पलटी मारेगा। और उसको दिलासा दिलाए रखते हैं लोग जो है कि हाँ आपको टिकट मिल रहा है, आपको टिकट मिल रहा है। और जब अंतिम समय तक जो है उसको टिकट नहीं मिलता है और फिर वो जो है दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन करने के भी उसमें नहीं रहता है। और इस तरह से उसकी जो प्लानिंग थी कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो ताकि दलितों का जो वोट है वो जो बसपा को जाएगा नीलम बौद्ध के आधार पर, उसमें रोकथाम लग सके, इसलिए वो सतीश सांसी को वहां पर जो है उसको प्लान करते हैं। और वहां पर जो है ये भी व्यवस्था थी कि वो खाली नाम के लिए टिकट लेकर आएंगे, बाकी वहां से वो जो है नामांकन फाइल तो करेंगे लेकिन नामांकन जो है वो पास नहीं होगा। और ऐसा ही षड्यंत्र जो है वो देखने को मिला। तो इसमें मैं बार बार कहता हूं कि अगर समाज को कोई धोखा दे रहा है तो गलती जो है उस धोखेबाज से ज्यादा उस धोखा खाने वाले समाज की है कि समाज जो है अपनी आंखें क्यों नहीं खोलता है। इसीलिए पार्टी को जो है धोखा देने आया कोई व्यक्ति, लेकिन पार्टी ने जो है उस नए व्यक्ति पर, उस क्रूर व्यक्ति पर, उसकी पहले भी ऐसी शिकायतें आती रही हैं, उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन अपने जो कार्यकर्ता जो कि दिन रात जो है समाज में लगा रहता है, उसके ऊपर विश्वास उसने नहीं लेकर आया और उस पैसे से जो है उस सीट को तोड़ने लगा। तो इसमें नीलम जी, बार बार मैं कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, दूध के धुले हुए नहीं हैं।
अगर मैं उदित राज की गलती बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को जो है क्लीन चिट मिल रही है। उनको भी अपने गलेमान में झांक कर देखना पड़ेगा। जी, तो सर जाते-जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। अभी परसों रायबरेली में आदरणीय राहुल गांधी जी गए और वहाँ पर जो दलित छात्र-छात्राओं का एक सम्मेलन हो रहा था, जिसमें कि जब एक स्टूडेंट ने उनको बहन कुमारी मायावती को लेकर एक सवाल पूछा, तो वो साफ-साफ ये कहते नज़र आए कि अगर मायावती गठबंधन में हमारे साथ में लड़ लेती, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आती। और वो ये भी कहते रहे कि गठबंधन में जैसे कि सपा थी उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी थी और बसपा थी, ये तीनों का ही एक तरह से गठजोड़ होता तो परिणाम कुछ और होते। तो उसके बाद फिर बहन कुमारी मायावती एक ट्वीट करती हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो ट्वीट है उसका दौर थम नहीं रहा है, कभी इधर से कभी उधर से, फिर उधर से ही प्रतिक्रिया आती है कि राहुल गांधी इतने ही हितैषी थे तो वो दिल्ली में अपनी जमानत बचा लेते। तो इस पर क्या कहेंगे सर? क्या इस तरह के जो वरिष्ठ नेता है, इस तरह के टिप्पणियों से बचना नहीं चाहिए क्या इनको? देखिए नीलम जी, राहुल गांधी की जो ये स्टेटमेंट है, मुझे किसी हद तक जो है सही दिखाई देती है। मैं बिल्कुल उसके पक्ष में हूँ। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस समय बहुजन समाज पार्टी का जो है, जो पहला उद्देश्य था, वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ना आने देने से रोकना था। तो पहला लक्ष्य ये था। लेकिन उस लक्ष्य की तरफ जो है, ना सोचकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगातार ये स्टेटमेंट्स आई कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अपने सर दम पर उसका चुनाव कारण लड़ेंगे। था ना, क्योंकि जब गठबंधन की बात चल रही थी वहाँ पर जब अखिलेश जी को आमंत्रित किया और लालू प्रसाद जी भी आए थे और नीतीश जी भी आए थे, जब पता चल रहा है कि जब नीतीश कुमार ने और खासकर लालू यादव ने और अखिलेश ने साफ-साफ मना किया कि अगर गठबंधन में बहन जी को लेते हैं तो हम साथ नहीं आएँगे। तो ये भी तो सवाल था ना सर, इसीलिए बहन जी ने अपनी कहीं न कहीं एक पद प्रतिष्ठा को बचाते हुए खुद आगे मैदान में कूदी और उन्होंने मना किया इस चीज़ को लेकर। नहीं नीलम जी, ये कोई रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है क्या नहीं, आपके बिल्कुल सामने? रिकॉर्डेड है सर, तमाम अखबारों की कटिंग आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है, उनके नाम है, उनके स्टेटमेंट है और कई मतलब जो वीडियो है छोटी-छोटी क्लिपिंग वो भी सोशल मीडिया पर प्रचलित हो रही है जब से राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई है। तो नीलम जी, अब ये बताइए कि अगर ऐसी कोई रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें जो है, पहली बात तो बहन जी को क्लीन चिट है। दूसरी बात, राहुल गांधी फिर ऐसी स्टेटमेंट कह नहीं सकते हैं। फिर ये राहुल गांधी किस आधार पर कह रहे हैं? जब वहां पर गठबंधन का कोई तरीका ही मौजूद नहीं था, कोई संभावना ही नहीं थी, तो बहन जी को फिर क्यों मतलब दोषी करार दिया जाते हैं? तो बहन जी तो पाक साफ है इसमें जो है। मतलब लगता नहीं है कि आपको जो आज बहन जी के बिना किसी की भी राजनीति अगर हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, तो कहीं न कहीं एक तरह से दमख़म ही नहीं रखते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि बहन जी उनके साथ में आए, लेकिन जो कुछ अन्य नेता होते हैं वो अड़चन ना बने। देखिए नीलम जी, ये जो समय चल रहा है, ये अब बहुजन समाज पार्टी के लिए वो वाली राजनीति करने का समय नहीं है कि बहन जी के बगैर किसी की राजनीति नहीं चलेगी। अब तो है कि बहन जी की राजनीति चलनी चाहिए, बहन जी सत्ता आनी चाहिए, बहन जी ही प्रधानमंत्री होनी चाहिए। ये समय वो चल रहा है। ये जो शुरुआती दौर होता है किसी भी पार्टी के लिए, उसमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये बातें कही जाती है कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी का मतलब आपको समझना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हम सरकार बनाने का दम नहीं रखते हैं। हमारे अंदर ये हैसियत नहीं है कि हम सरकार बना सकें, लेकिन हम किसी और की सरकार नहीं बनने देंगे, ये ताकत हमारे पास है। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। अब पार्टी को जो है, जनता के बीच में अपना इतना विश्वास हासिल कर लेना चाहिए था कि वो खुद जो है ये कहे कि अब हम ही सत्ता में आएँगे, अब हम ही राजनीति करेंगे, हम ही प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन सर 2027 के लिए तो पूरे दमख़म से बहन कुमारी मायावती जी मैदान में उतर चुकी है और उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि तमाम जो कार्यालय है वो नीले हो गए, झंडे मतलब चेंज हो गए, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, लगातार कैडर भी हो रहे हैं, मीटिंग भी हो रही है, समीक्षा मीटिंग भी हो रही है और दिल्ली का जो परिणाम आया उसके तुरंत बाद भी हमने देखा कि समीक्षा मीटिंग हुई, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, काफ़ी लंबा समय बीत जाता था। तो क्या अभी जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ नहीं उतरी थी क्या? नहीं, कहाँ उतरी थी सर, वो तो हमने भी आपने भी देखा, हमने भी देखा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ, जिस तरह से होना चाहिए था, वो शायद नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो नहीं उतरी तो कसूर किसका है इसमें? राहुल गांधी का कसूर है, उदित राय का कसूर है या फिर बीजेपी का कसूर है? हाँ, ये बात तो सही है बिल्कुल सर। हाँ, तो फिर इसीलिए जो है मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि हमें अपने गलेमान में झाँक कर देखना चाहिए। काम तो आप नहीं कर रहे हैं और काम ना होने का ठीकरा जो है आप दूसरों पर फोड़ रहे हैं। ये कब तक करोगे आप जो है? अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को आगे बढ़ाओ और आपकी ताकत जो है आपका समाज है, आपके समाज का दुःख-दर्द है। सबसे पहले आप अपने समाज के दुःख-दर्द को जब इस्तेमाल करने लगोगे, जब उसको इकट्ठा करने लगोगे, तब आपके पास वो ताकत पैदा हो जाएगी, जब आपके पास ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और अन्य समाज, ओबीसी समाज भी आपके पास टिकट माँगने के लिए आएगा। और ऐसा समय आया था, जब लोग
बहन कुमारी मायावती के पैर छूकर जो है टिकट हासिल करा करते थे। लेकिन उस समय जो है उस समय जो है बहुजन समाज पार्टी ने उन लोगों का केवल उतना ही इस्तेमाल किया कि बस वो पैर छू लें और टिकट मिल जाएगा।